हर रोज एक नया जख्म। इन्होंने मुझे बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी और पूरे वो लोग जो दिन रात पेट पकड़ पकड़ कर गालियां बकते थे, जो मीम्स और रील्स बनाते थे मेरे ऊपर, उन तमाम लोगों की एक फहरिस्त तैयार करके अब वो आईटी सेल के नए इंचार्ज हो गए हैं, नए सर्वे सर्वा हो गए हैं, नए अधिकारी हो गए हैं, नए पदाधिकारी। मतलब बेगम बिरयानी को जो लोग सोशल मीडिया पर पेलते थे अब वो सिस्टम में घुस के पेलेंगे। मतलब जो हर रोज एक नया जख्म था अब वो बदल कर हर मिनट एक नया जख्म होगा। प्यारी समझ गई। दरअसल दोस्तों बीजेपी के जो आईटी सेल है और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनकी एक टीम बनी है और आईटी सेल में जो टीम पहले थी उनको हटाकर नया टीम ऐड कर दिया गया है और वो सारे टीम में ऐसे मेंबर हैं जो बेगम बिरयानी को पहले ही पेलते आए हैं। अब उनको संरक्षण भी मिल गया है, मतलब अब पहलाई पे पहलाई होगी। के ऊपर कोई केस ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि उमर का जिस दिन केस शुरू हुआ, इसीलिए ये लोग डरते हैं, चाहे उमर जल्दी बाहर आए या ना आए, ये कोई लीगल डिसीजन नहीं है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। इस बात को ध्यान से समझिए, ये एक राजनीतिक फैसला होगा कि उमर को कब बाहर लाया जाएगा। उमर से ज्यादा संगीन इल्जाम और उमर के जैसे यूएपीए के केसेस वाले लोग, वो बहुत सारे लोग उसी मुकदमे में, उसी एफआईआर में जिनका नाम है, वो लोग बाहर आ चुके हैं, उनको जमानतें मिल चुकी हैं। तो ये एक राजनीतिक फैसला है कि उमर को बंद रखा जाए। उमर के चक्कर में बेचारी की उम्र हो जा रही है, सूखती चली जा रही है, लेकिन उमर है कि बाहर आने को राजी ही नहीं है। कि बेगम बिरयानी ने एक बात बोली कि साथी, कि उनके जो साथी थे सेम वही कांड किए थे, वो लोग तो बाहर हैं। तो बेगम बिरयानी खुल के बोलो, खुल के नाम लो कन्हैया कुमार का। अरे कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है गैंडा स्वामी, वो भी खुलकर नहीं बोल पाता, जो उनके परिवार को पहले जला दिए थे, आग के हवाले कर दिए थे घर को, वो भी उनका नाम नहीं ले पाता। तू भी कन्हैया कुमार का नाम नहीं ले पा रही है क्योंकि कांग्रेस नाराज हो जाएगी और माते को नाराज करके ना 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 मुश्किल है कमाना, परिवार चलाना, उमर खालिद का केस लड़ना। श्रीमती सोनिया गांधी जी को जितना जानती हूं, मैं ये कह सकती हूं कि उनसे ज्यादा भारतीयता किसी और महिला में मैंने देखी नहीं है। इस देश को भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, मनरेगा, ऐसे बड़े बड़े कानून दिए जिससे इस देश का भला हुआ हो। ऐसी महिला पर जिसकी रगों में देशभक्ति, जिसकी रगों में जिनके पति की शहादत हुई इस देश को एक रखने के लिए, जिसकी गोदी में इंदिरा जी ने दम तोड़ा, ऐसे लोग जब उन पर सवाल उठाते हैं तो कीचड़ असल में उन पर गिरता। जलेबी भाई दिमाग ठिकाने पर नहीं है क्या? अरे मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बनवाया है, उससे जाकर इलाज कराओ फ्री में। वैसे मेरा नहीं बना है लेकिन तुम्हारा तो बना होगा, जाओ इलाज कराओ। सोनिया जी ने देश को भोजन दिया, देश को शिक्षा दिया, देश को पप्पू पिंकी दिया। मनमोहन सिंह 10 साल से क्या किए थे? अरे माते तो कोई संवैधानिक पद पे भी नहीं थी, उनके पास कोई मंत्रालय भी नहीं था। कि जहाँ तक देशभक्ति की रही, तुम्हारे माते की देशभक्ति, ना उस पर तो शक किया ही नहीं जा सकता, वो तो कूट कूट कर भरा है। अरे राम मंदिर वाले मुद्दे पर और तमाम मुद्दे पर देखा गया है, अब तो वंदे मातरम वाले पर भी दिख रहा है कि कितनी देशभक्ति माते के अंदर कूट कूट कर भरा है। आदाब, नमस्कार, मैं नसीरुद्दीन शाह। झारखंड में जो हमारे मुल्क के मुस्तकबिल को कुचलने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में मैंने अभी तक कुछ कहा नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि हर विषय पर बोलना जरूरी नहीं होता। तू जिंदा है अभी? मुझे तो लगा जंतर मंतर के बाद तू निकल लिया होगा। अरे तानाशाह सरकार से डर कर होरों की प्राप्ति कर चुका होगा, मगर अभी भी तू कैमरे पर दिख रहा है जलील होने के लिए। चल ठीक है, तू दिख ही गया है और है धरती पर, तो एक बात सुन ले, तू दिमागी नक्सल है पूरा। जिस थाली में खाएगा बाद में उसी में पोटी करके आएगा, ये तेरी मानसिकता है। हमको क्रिटिसाइज करते हो, नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हो, सोनिया जी को क्रिटिसाइज करते हो, सोनिया जी को क्रिटिसाइज करते हो। जिन लोगों ने अपनी जान देकर देश को बचाया, उनको टीका करते हो। पप्पू जी ने आधी कांग्रेस निपटा दिया। गैंडा स्वामी का प्रण है कि जब तक ये पूरा कांग्रेस को निपटा नहीं देंगे तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। माते जी थी, गैंडा स्वामी था, ये जो सामने टीवी पर दिख रहा है, मोबाइल पर दिख रहा है, ये असल में भूत है। इसीलिए देश
भूतों को सीरियस नहीं लेता। हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दे, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। पप्पू जी भी भूत ही हैं भाई, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गया, सब लोगों ने जान गंवा दी, तो भूत के ऊपर देश कैसे भरोसा करेगा, सीरियस कैसे लेगा। पप्पू पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, फिर माते बनी, फिर पप्पू बने, फिर माते, मतलब कुछ सालों तक ऐसा ही चला। जब आधी कांग्रेस निपट गई तब लेके आए बड़ा मोटा तगड़ा गैडा स्वामी। ये पप्पू से 4 कदम आगे ही फेंकते हैं। फेंक कर ये पूरी कांग्रेस को जब फेंक देंगे तब ये शांति से बैठ जाएंगे। किताबों में बाद में पढ़ने को मिलेगा कि एक थी कांग्रेस जो देश को हंसा हंसा कर खत्म हो गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का फोटो है, एक तरफ हमारी माननीय सांसद जो इस वक्त पूरे देश की माँ हैं, ममता का प्रतीक हैं, उनका फोटो है। एक डिम्पल यादव माँ हैं, माँ। ये हैं समाजवादी पार्टी के नेता विधायक फहीम इरफान, इनको दोबारा टिकट चाहिए, इसीलिए इतनी चाटुकारिता चल रही है। डिम्पल भाभी को पूरे देश की माँ बता डाला, लेकिन जब भारत माता की जय बोलने की बारी आती है तो फटके फलावर हो जाता है। तब कहते हैं कि मजहा माड़े आ रहा है। बाकी हमें तो नहीं लगता कि कोई महिला इसे एक्सेप्ट करेगी, देश की माँ बनना, क्योंकि देश के पिता तो, ऑफिशियल पिता तो मोहनदास जी हैं। कि भैया जी की बात जहाँ तक रही तो वो ये सब बातों को सीरियस लेते ही नहीं। चाहे मौलाना कोई नंगी बोलकर चला जाए, चाहे कोई माला इनके ऊपर फेंक दे, कुछ भी करे, भैया जी को वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं दिखता। जहाँ तक उम्मीद है कि ये विधायक साहब आने वाले चुनाव में प्रमोट भी किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी का पूजा करने से क्या लोगों का रोजी रोटी चल जाएगा? चमत्कार होगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का जो पटना में मंदिर बन रहा है उसमें तो अभी जमीन खोजने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं, आप 1 मिनट के लिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। आप 3 दिन ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः 3 दिन लगातार जाप कीजिए। चौथे दिन अगर चमत्कार ना हो तो मुझे बता दीजिए। ये झंडू तो चमचों को भी बीट कर दिया है, ये तो पूरा नीले अंडे वाले जमात का निकला। मोदी को भगवान बना दिया, उनका मंत्र भी बना डाला। ये होते हैं अल्ट्रा प्रो मैक्स अंधभक्त। इनका जो परिवार होता है वो किसी राम मंदिर के बाहर जाकर भीख मांगता है, अपना पेट भरता है, लेकिन ये मोदी जी का मंदिर बनवाते हैं, मोदी नामा जपते हैं वहाँ। यही काम नीले अंडे भी करते हैं, वो भी बाबा साहब की मूर्ति बनाते हैं और वहाँ माला जपते हैं। इनको भगवान और महान इंसान में फर्क नहीं पता होता। चाहते हैं कि सीबीआई जांच होने के बाद जो जो दोषी पकड़ा जाए आप उसको बाहर करिए, उसको फांसी पर लटकाइए। हम यदि होंगे हमको फांसी पर लटका दीजिए। अगर हमारे खिलाफ कोई सबूत मिल जाता है आप हमको फांसी पर लटका, आपका रद्द करने का कोई मायने नहीं रखता है इसमें। गजब का दोगलई हुआ है झारखंड में। झारखंड सरकार ने JSSC CGL जो TDPL द्वारा जो परीक्षाएं कराई गई थी, लगभग 44 परीक्षाएं, उन सबको रद्द कर दिया है। और जो इनके माध्यम से परीक्षा पास करके या घूस देके नौकरी पर थे उन सबका कट गया, क्योंकि आरोप तो शुरू से लग रहे थे कि नौकरी पाने में धांधली हुई है, परीक्षा को रद्द किया जाए। रद्द कर दिया गया, सबका कैरियर हो गया ख़त्म। सवाल यहाँ ये है कि जो लोग, चलो ज़्यादातर लोग तो उसमें बताए जा रहे हैं कि सब घूस दे के आए थे, पैसे दे के आए थे, कोई हरियाणा से नौकरी कर रहा था, कोई पंजाब से, वो बात सही है। लेकिन जो लोग जेन्युइन थे, जिन्होंने सच में परीक्षा पास की, अपने मेहनत के दम पर वहाँ पहुँचे थे, नौकरी कर रहे थे, उनका अब क्या? सरकार ने तो स्टूडेंट की एक बात मान ली कि भाई JSSC CGL को रद्द करो, मगर CBI जांच वाली मांग नहीं की कि इसको रद्द करने की नौबत जो आई है उसके पीछे कौन कौन है, क्या सरकार है कि मंत्री है, जो भी है। जब ये मांग पूरी होगी तब असली कहानी सामने आ जाएगी। जिन्होंने अपने दम पर नौकरी पाई है वो नौकरी कर पाएंगे, और जो चीटिंग किए हैं, जो
पैसे दिए हैं उनका इलाज किया जाएगा। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होने वाला। मैं आपको नक्सली नजर आता हूँ? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे जंगल चले जाना चाहिए। क्या दिल्ली की जनता कहती है कि मुझे जंगल चले जाना चाहिए? मुझे लगता है ये इस किस्म की पॉलिटिक्स ठीक नहीं है। मैं नक्सली हूँ क्या? मैं नक्सली दिखता हूँ आपको? आप ही बताओ, आप तो अब मेरे को इतने सालों से जानते हो, मैं नक्सली हूँ? मुझे जंगल चला जाना चाहिए। नहीं जा सकते गुरु जंगल तुम, क्योंकि जंगल में रहने वाले नक्सली अब मुख्यधारा में वापस आ चुके हैं। वो देश के लोगों के साथ, देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, देश की तरक्की में योगदान दे रहे हैं। वो लड़कियां रैंप वॉक करके देश का, प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व। दिमागी नक्सली कभी देशभक्त नहीं हो सकता गुरु। दिमागी नक्सली होने पर गर्व तुम जैसे लोगों को ही हो सकता है, क्योंकि पड़ी लकड़ी जबरदस्ती तुम लिए हो, मोटा तगड़ा वाला। मोदी जी ने किसी का नाम वहां लिया नहीं था, लेकिन तुम ही लोग अपनी जान पहचान और मानसिकता बाहर निकालने लगे कि हाँ हम हैं नक्सली, हम हैं नक्सली। क्या लगता है चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है, वो खुद ही नक्सल है। जब चिदम्बरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं, तो उसमें इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदम्बरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था। अब जब वो होम मिनिस्टर थे, पूरा प्योर नक्सल है, दिमागी नक्सल उसमें नहीं ये अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आएगा। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो इन स्वघोषित दिमागी नक्सलियों के बारे में? अब इनको स्वघोषित ही कहना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने या किसी ने इनको नक्सली नहीं कहा है, लेकिन ये अपने आप को स्वघोषित कर रहे हैं कि हम हैं नक्सली। जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स खाली कमेंट में लिखिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। बेगम बिरयानी के बारे में आगे क्या होने वाला है उनके साथ, कितना दर्द बढ़ेगा, ये भी अनुमान लगाइए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मुन्ना भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।